हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रशनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गुएन बार सिंड्रोम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गुएन बार सिंड्रोम या फिर जीबीएस इसको बोलते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो नर्वस सिस्टम का एमएसएन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को डिस्कस कर रहे हैं, उसमें से एक आता है गुएन बार सिंड्रोम। अब गुएन बार, इसको स्पेलिंग्स कुछ और हैं, ऐसे लगता है कि ये क्या है, गुलैन है, लेकिन इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, इसको हम गुएन कहते हैं, गुएन बार सिंड्रोम। सो GBS। अब ये नेम कैसे पड़ा गुएन बार? सो गुएन बार क्या है, 2 फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इस कंडीशन को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। तो ये फ्रेंच नेम्स है, फ्रेंच सरनेम है। फर्स्ट न्यूरोलॉजिस्ट का जो सरनेम है वो गुएन है, सेकंड का क्या है, बार है, इसलिए इसको गुएन बार सिंड्रोम कहते हैं। अब गुएन बार सिंड्रोम क्या होता है? सबसे पहले ये क्या है, ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो कि क्या है, रैपिडली प्रोग्रेसिंग और एक्यूट है। तो ये एक्यूट है, शॉर्ट टाइम में ही ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। क्रॉनिक कंडीशन ये नहीं है। क्रॉनिक का मतलब क्या है, काफ़ी लंबे टाइम से कोई कंडीशन हो किसी पर्सन को, ऐसा नहीं होता। ये क्या है, एक्यूट कंडीशन है। एक्यूट मतलब सडनली डेवलप होती है और यूजुअली ये किसी इन्फेक्शन या फिर इलनेस के बाद डेवलप होती है। तो ये एक्यूट कंडीशन है और रैपिडली प्रोग्रेसिंग है, मतलब एक बार किसी पर्सन को ये कंडीशन होती है तो ये रैपिडली प्रोग्रेस होती जाती है, इसकी जो कंडीशन है वो रैपिडली वर्स होती जाती है। सेकेंड थिंग ये क्या है, ऑटो इम्यून पॉलीन्यूरोपैथी है। ऑटो इम्यून का क्या मतलब होता है? ऑटो इम्यूनिटी का मतलब होता है जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो कि फॉरेन एंटीजेंस के साथ फाइट करता है, फॉरेन बॉडी के साथ फाइट करता है, जब वो हमारे ही सेल्स को अटैक करने लग जाता है हमारा इम्यून सिस्टम, तब हम उस कंडीशन को ऑटो इम्यून कहते हैं। यहाँ पर ऑटो इम्यून किसके लिए हो रहा है? यहाँ पर बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो अपनी ही माइलिन शीथ, जो नर्व्स के अराउंड माइलिन शीथ होती है, उसको अटैक करने लग जाती है। और कहाँ की नर्व्स? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, मतलब पेरिफेरल नर्व्स को अफेक्ट करती है, इसलिए ये क्या है, पॉलीन्यूरोपैथी। पॉली का मतलब मैनी, न्यूरो मतलब नर्व्स, पैथी मतलब डैमेज या फिर डिसीज। तो यहाँ पर जो नर्व्स हैं वो अफेक्ट होती हैं। हमारी इम्यूनिटी हमारे ही नर्व्स के अगेंस्ट वर्क करती है, नर्व्स को ही अटैक करती है, नर्व्स के ऊपर जो माइलिन शीथ होती है। वेयर द बॉडीज इम्यून सिस्टम अटैक्स द माइलिन शीथ ऑफ पेरिफेरल नर्व्स। अब यहाँ पर आप क्या याद रखेंगे कि गुएन बार सिंड्रोम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। Whereas जो प्रीवियस वीडियो हमने देखी थी मल्टीपल स्क्लेरोसिस के ऊपर, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है, वहाँ की नर्व्स अफेक्ट होती हैं, वहाँ की माइलिन शीथ अफेक्ट होती है। वेयरएज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पेरिफेरल नर्व्स, मतलब गुएन बार सिंड्रोम में पेरिफेरल नर्व्स अफेक्ट होती है। अब जब माइलिन शीथ अफेक्ट होगी तो क्या होगा, स्लो या फिर ब्लॉक्ड नर्व कंडक्शन होगी, मतलब जो नर्व कंडक्शन है वो नहीं हो पाएगी। अभी हम देखते हैं कैसे। तो ये क्या है, ये एक नॉर्मल पेरिफेरल नर्व है और इस नर्व मतलब एक्सोन के अराउंड क्या है, ये माइलिन शीथ रैप हो रखी है, ये येलो कलर की, क्योंकि ये क्या होती है, फैटी लेयर होती है, तो ये येलो कलर की यहाँ पर दिखा रखी है। और ये है गुएन बार सिंड्रोम। गुएन बार सिंड्रोम में ये देखो, ये माइलिन शीथ कैसे डैमेज हो रही है, और डैमेज माइलिन शीथ को हम क्या बोलते हैं, डीमाइलिनेशन। क्या बोलते हैं? डीमाइलिनेशन। तो इसमें क्या होता है, पेरिफेरल नर्व्स की डीमाइलिनेशन होती है, मतलब वो डैमेज होती हैं, वो लॉस होती हैं। माइलिन शीथ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की डैमेज या फिर लॉस होती है, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो एक्सोन फाइबर है ये एक्सपोज हो जाता है। तो सम केसेस में क्या होता है कि एक्सोन भी डैमेज हो जाता है, क्योंकि ये जो माइलिन शीथ है वो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है एक्सोन को। तो एक्सोन भी एक्सपोज हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पर डैमेज हुई तो यहाँ पर एक्सोन एक्सपोज हो गया। अब एक्सपोज एक्सोन क्या है, इजिली इंजर्ड हो सकता है, इसलिए एक्सोन भी समटाइम्स डैमेज हो जाता है, जो कि और परमानेंट डैमेज कोज करता है। अब इससे क्या होता है, मोटर सिम्टम्स आते हैं, सेंसरी सिम्टम्स आते हैं, ऑटोनोमिक सिम्टम्स आते हैं। अभी मैं आपको समझाती हूँ कैसे। तो देखो, सबसे पहले गुएन बार सिंड्रोम क्या कर रहा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हो गया, जो कि हमने मल्टीपल स्क्लेरोसिस में देखा था, जब वहाँ की माइलिन शीथ अफेक्ट होती है तो उसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। यहाँ पर क्या हो रहा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का रोल है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से क्या निकलता है, ब्रेन से निकलती है क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, क्या निकलती है, नर्व्स निकलती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को ही हम पेरिफेरल नर्व्स बोलते हैं, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स।
अब यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं, एक होती है मोटर नर्व्स और एक होती है सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व्स क्या होती हैं? सेंसरी नर्व्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी से सेंसेशंस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाती हैं। जैसे कि हमने कोई भी गर्म चीज़ टच की तो वो गर्म चीज़ को टच करना हमें कैसे पता लगा? वो सेंसरी नर्व्स के थ्रू पता चला। जैसे ही हमने टच किया कुछ भी गर्म चीज़ या फिर कुछ भी पेनफुल चीज़ हमने जैसे ही टच की तो वो जो पेन सेंसेशन है वो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक गई। तो ये क्या है? सेंसरी नर्व्स, जो कि हमारे बॉडी पार्ट से सेंसेशन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाती है। मोटर नर्व क्या होती है? जैसे ही हमने टच की हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ने क्या कहा कि ये तो गर्म है, अब हाथ को पीछे करना है। जो हाथ को पीछे किया वो किसने किया? मोटर नर्व ने किया। तो मोटर नर्व क्या करती है? कमांड लेके जाती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी पार्ट तक। तो सेंसरी नर्व बॉडी से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज लेकर जाती है, मोटर नर्व ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी तक मैसेज लेकर आती है, जो कि एक्चुअल में मोटर नर्व क्या कराती है? हमारी बॉडी की मूवमेंट करवाती है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स की जो माइलिन शीथ है वो अफेक्ट होती है तो मोटर सेंसेशन यानी कि मोटर नर्व्स भी अफेक्ट होती है, मतलब कि जो हमारे मसल मूवमेंट है उस पर अफेक्ट पड़ेगा, मसल वीक हो जाएंगे, मसल अल्टीमेटली पैरालिसिस भी हो सकता है। दूसरा, सेंसरी नर्व्स पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ सेंसरी नर्व्स होंगी वहाँ की जो माइलिन शीथ है जब वो डैमेज होगी तो सेंसरी नर्व्स पर भी इफेक्ट पड़ेगा, जिसके कारण सेंसरी सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे कि टिंगलिंग, नंबनेस, बर्निंग सेंसेशन, ये सभी सिम्टम्स आते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक तो होगी सेंसरी नर्व, एक होगी मोटर नर्व, कुछ होती है मिक्स नर्व जो कि सेंसरी और मोटर दोनों का वर्क करती है। दूसरी चीज यहाँ पर क्या होती है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? जो अभी हमने सेंसरी और मोटर नर्व्स पढ़ी वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आता है, मतलब कि वॉलंटरी कंट्रोल, ये हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं, अपनी विल से हम वॉलंटरी मसल्स को मूव करवा सकते हैं, जैसे कि चलना, हम वॉकिंग अपनी मर्जी से करते हैं तो वो वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर आता है, मतलब कि सोमैटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? वो सिस्टम जो कि हम अपनी विश से नहीं कर सकते, जो कि इनवॉलंटरी वर्क करता है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में वो नर्व्स आती हैं जो कि इनवॉलंटरी काम करवा रही हैं, जैसे कि हमारे हार्ट का बीट होना, हार्ट का ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, डाइजेशन, ये सभी क्या हो रहा है? ये इनवॉलंटरी हो रहा है। टेम्परेचर कंट्रोल, ये सभी इनवॉलंटरी फंक्शन है जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं। तो अगर ऑटोनॉमिक नर्व्स भी अफेक्ट होती हैं तो क्या होगा? वो फंक्शन, ऑटोनॉमिक फंक्शन भी अफेक्ट होंगे, मतलब हमारा ब्लड प्रेशर में चेंजेस आएंगे, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा अप भी जा सकता है, लो भी जा सकता है, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा अप या लो जा सकता है, डाइजेशन अफेक्ट होगा, हमारा यूरिनरी सिस्टम अफेक्ट होगा, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, यूरिनरी रिटेंशन हो सकती है। तो ये सभी चेंजेस भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि मोटर नर्व्स भी इन्वॉल्व हो रही हैं, सेंसरी नर्व्स भी इन्वॉल्व हो रही हैं और ऑटोनॉमिक नर्व्स भी इन्वॉल्व हो रही हैं। अब इसके बाद माइलिन शीथ क्या होती है, देखो वो देख लेते हैं एक बार। माइलिन शीथ एक फैटी इंसुलेटिंग लेयर होती है जो कि नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स हैं उसका जो एक्सोन पार्ट है उसको कवर करती है। अब एक्सोन क्या होता है? देखो ये है एक टिपिकल न्यूरॉन। तो न्यूरॉन में क्या होता है? न्यूरॉन में सेल बॉडी होती है सेंटर में, सेल बॉडी से ये क्या निकल रहे हैं? डेंड्राइट्स निकल रहे हैं जो कि शॉर्ट ब्रांचेस हैं, और ये जो लॉन्ग ब्रांच है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम एक्सोन बोलते हैं। और ये एक्सोन के एंड पर क्या है? एक्सोन टर्मिनल। अब जब भी जो मैसेज रिसीव होता है, जब हम न्यूरॉन की बात करते हैं तो उस मैसेज को हम क्या बोलते हैं? नर्व सिग्नल बोलते हैं। तो वो जो नर्व सिग्नल है वो कहाँ से यूजुअली रिसीव होता है? इन डेंड्राइट्स के थ्रू रिसीव होता है, सेल बॉडी में जाता है एंड देन फिर कहाँ जाता है? एक्सोन में जाता है। और जैसे ही एक्सोन के एंड पर पहुंचता है देन दूसरा न्यूरॉन या फिर मसल उसको रिसीव कर लेता है। तो इस तरह से जो नर्व सिग्नल है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन या फिर एक न्यूरॉन से दूसरे मसल तक जाता है। मतलब कि जब जो मैसेज है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन या फिर एक न्यूरॉन से दूसरे मसल में जाता है। अब इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नर्व कंडक्शन। ये जो नर्व सिग्नल का जो ट्रांसमिट होना है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरोनल सेल में या फिर एक न्यूरॉन से दूसरे मसल सेल में, इसको हम क्या बोलते हैं? नर्व कंडक्शन। अब कुछ न्यूरॉन्स के ऊपर क्या होता है? इन एक्सोन्स के ऊपर ये क्या होती है? ये माइलिन शीथ होती है। ये जो आप शीथ देख रहे हो ये माइलिन शीथ होती है। लेकिन ये जो माइलिन शीथ होती है ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होती। ये माइलिन शीथ बीच में गैप्स होते हैं। तो ये देख रहे हो आप, बीच बीच में क्या है? गैप्स हैं। और इन गैप्स को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। तो इन नोड्स ऑफ रेनवियर के थ्रू क्या होता है कि ये जो नर्व सिग्नल है ये जंप करता है।
ये इस तरह से जंप करता है, और जब नर्व सिग्नल जंप करके जाता है तो जंप करके इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं। तो जब नर्व सिग्नल जंप करके जाता है तो जल्दी पहुंच जाता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो जिस न्यूरॉन में, जिस एक्सॉन में माइलिन शीथ नहीं है वहां नर्व सिग्नल कितना स्लो जा रहा है, लेकिन जहां पर माइलिन शीथ है वहां देखो कितनी फटाफट पहुंच गया नर्व सिग्नल। तो माइलिन शीथ का काम क्या है, नर्व कंडक्शन को ईजी बनाना, नर्व कंडक्शन को स्मूथ बनाना, जो भी नर्व सिग्नल्स हैं उनको जल्दी पहुंचाना, तो मैसेज को जल्दी ट्रांसमिट करना। तो ये जो माइलिन शीथ है ये क्या है, सबसे पहले तो फैट की है, तो ये इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। इंसुलेशन का मतलब है कि सपोज जैसे वायर्स होती हैं हमारे घर में जो तारे होती हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स जो होती हैं, उसके ऊपर ब्लैक कलर की या फिर रेड कलर की डिफरेंट कलर्स की कवरिंग होती है। उसी तरह से एक्सोन के ऊपर माइलिन शीथ की कवरिंग है। अगर वायर्स के ऊपर वो कवरिंग नहीं होगी तो क्या होगा, हमें करंट लग जाएगा, उन वायर्स में जो करंट जा रहा है वो हमें लग जाएगा, या फिर किसी और वायर अगर उस वायर के साथ टच हुई तो उसमें करंट पास हो जाएगा। तो ये इंसुलेटिंग लेयर क्या प्रिवेंट करती है कि एक न्यूरॉन से जो मैसेज ये जो जा रहा है ये लीक ना हो जाए, ये जो नर्व इंपल्स जा रही है ये लीक ना हो जाए, ये नर्व इंपल्स या फिर नर्व सिग्नल ये जो जा रहे हैं ये लीक ना हो जाए, ये यहां से लेके वहां एंड तक ही पहुंचे, बीच में का ये लीक ना हो जाए। तो एक तो ये इंश्योर कर रही है माइलिन शीथ। ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें माइलिन शीथ ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स बनाते हैं जो कि न्यूरोग्लियल सेल्स हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में शवान सेल्स बनाते हैं, अगेन न्यूरोग्लियल सेल्स हैं। फंक्शन इसके क्या है, इंसुलेशन मैंने बता दिया कि ये लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या फिर लीकेज ऑफ नर्व इंपल्सेस को प्रिवेंट करता है। सेकंड, फास्टर कंडक्शन, मैंने आपको बता दिया कि सॉल्टेटरी कंडक्शन इससे अलाउ होती है, जिससे जंप करके सिग्नल जाता है तो फास्ट पहुंच जाता है। नोड्स ऑफ रेनवियर पे जंप करता है। एनर्जी एफिशिएंट, अब देखो यहाँ पर ये जंप करके जा रहा है तो एनर्जी भी कम लग रही है, तो इससे क्या है, एटीपी बचती है। प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट, ऑफ कोर्स ये जो माइलिन शीथ है ये एक्सोन को कवर करके रखा है, तो एक्सोन को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है, साथ में ही सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है। न्यूरोग्लियल सेल्स है, तो अगर ये नहीं होगी तो क्या होगा, एक्सोन भी डैमेज हो जाएगा। अगेन हम प्रीवियस स्लाइड पर चलते हैं जो हमने देखी थी कि इससे क्या होता है कि माइलिन शीथ हमने देख लिया कैसे नर्व कंडक्शन में हेल्प करता है, कैसे जो नर्व सिग्नल्स हैं या फिर नर्व इंपल्सेस हैं उनको ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है, जिसको नर्व कंडक्शन कहते हैं। तो अगर ये माइलिन शीथ डैमेज हो जाएगी, जो कि गुएन बार सिंड्रोम में हो रहा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, तो उससे या तो नर्व कंडक्शन स्लो हो जाएगी, ये जो इंपल्सेस हैं ये जो ट्रांसफर हो रही थी ये क्या हो जाएंगी, स्लो हो जाएगी, या फिर कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएंगी। तो नर्व कंडक्शन ही जब ब्लॉक हो जाएगी तो सिग्नल तो आगे पास होगा ही नहीं। तो सपोज अब मैंने किसी गर्म चीज को टच किया, लेकिन क्या हुआ, नर्व्स क्या है, स्लो है या फिर ब्लॉक है, तो या तो मेरे मसल बहुत वीक हो जाएंगे या फिर पैरालिसिस हो जाएगी, मेरे मसल्स जो है रिस्पॉन्स ही नहीं करेंगे। तो यही होता है गुएन बार सिंड्रोम में, जिससे स्लो और ब्लॉक नर्व कंडक्शन होती है, जिससे मोटर सिम्टम्स आते हैं, या तो मसल ही वीक हो जाएंगी बहुत ज़्यादा, सेंसरी सिम्टम्स आएंगे। सेंसरी सिम्टम्स क्या आएंगे, जो सेंसेशंस हैं जैसे कि टिंगलिंग, नंबनेस, बर्निंग सेंसेशन, ये सभी प्रॉब्लम्स आएंगी। ऑटोनोमिक सिम्टम्स, जो भी ऑटोनोमिक नर्व्स जो ऑटोनोमिक सिम्टम्स को कंट्रोल कर रही हैं, जो कि हमारी कौन सी आती है, इनवॉल्यूंटरी फंक्शन, जैसे कि हार्ट रेट, डाइजेशन, यूरिनरी ब्लैडर, तो ये सभी भी अफेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक और बात है कि जो मोटर सिम्टम्स है, मोटर सिम्टम्स क्या आएंगे, मसल वीकनेस। अब यहाँ पर मसल वीकनेस क्या होती है, सिमेट्रिकल और असेंडिंग होती है। सिमेट्रिकल और असेंडिंग का क्या मतलब है, सिमेट्रिकल का मतलब है कि अगर लेग्स में वीकनेस आई है तो दोनों लेग्स में वीकनेस आएगी, ये नहीं कि एक लेग में वीकनेस आई दूसरी में नहीं आई। तो ये इसका टिपिकल सिम्टम्स है गुएन बार सिंड्रोम का, कि अगर पेरिफेरल नर्व्स अफेक्ट होती है, पेरिफेरल नर्व्स की जो माइलिन शीथ है वो अफेक्ट होती है, तो क्योंकि ये ऑटो इम्यून कंडीशन है तो जो एंटीबॉडीज है वो पूरे ब्लड में इक्वली सर्कुलेट होती हैं। इक्वली सर्कुलेट होने के कारण जब लेग्स वीक होती हैं तो लेग्स दोनों वीक होती हैं, ये नहीं कि एक लेग वीक हुई और दूसरी नहीं हुई। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल वीकनेस बोलते हैं, या फिर सिमेट्रिकल पैरालिसिस होगा। तो सिमेट्रिकल है ये। सेकेंड थिंग असेंडिंग है। असेंडिंग का मतलब है कि ये बॉटम से शुरू होकर टॉप की तरफ बढ़ती है। जैसे लेग्स सबसे पहले अफेक्ट होती हैं तो लेग्स में पहले वीकनेस आएगी, फिर ये आर्म्स की तरफ जाएगा और फिर ये फेस की तरफ जाएगा। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में ये वीकनेस आती है। तो जी से आप याद रखें, यहाँ पर जी से ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से शुरू होगी और वीकनेस अपवर्ड बढ़ेगी।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लेग्स की जो नर्व्स हैं वो बहुत लंबी हैं, तो उनको अटैक करना ईजी है। तो उनको सबसे पहले, क्योंकि लेग्स की जो नर्व्स है वो लंबी हैं, लॉन्ग है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिल जाता है एंटीबॉडीज़ को उनको अटैक करने का। इसलिए सबसे पहले लेग्स में वीकनेस, देन आर्म्स एंड देन फेस। अब उसके बाद आता है एक क्वेश्चन कि विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज प्राइमरली अफेक्टेड इन गुएन बार सिंड्रोम। गुएन बार सिंड्रोम में कौन सा पार्ट नर्वस सिस्टम का अफेक्ट होता है? ऑप्शंस है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम जिसमें मोटर एंड सेंसरी नर्व्स आती हैं, थर्ड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ओनली, डी एंटेरिक नर्वस सिस्टम। तो देखो मैंने आपको बताया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में अफेक्ट होता है, वहां की माइलिन शीथ अफेक्ट होती है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम, इसमें मोटर एंड सेंसरी नर्व्स अफेक्ट होती है, हाँ ऑटोनोमिक नर्व्स भी अफेक्ट होती है, लेकिन आंसर सी नहीं होगा क्योंकि इसमें ओनली लग गया आगे। तो अगर ये होता कि बी एंड सी तो सही होता, और यहाँ पर ओनली नहीं होना चाहिए था। तो गुएन बार सिंड्रोम में सोमैटिक नर्वस सिस्टम मतलब मोटर एंड सेंसरी नर्व्स एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दोनों अफेक्ट होता है, और यहाँ पर राइट आंसर क्या बनता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि सिर्फ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम अफेक्ट नहीं होता। सेकंड यहाँ पर सही जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? सोमैटिक नर्वस सिस्टम, मोटर एंड सेंसरी नर्व। एक्सप्लेनेशन क्या है? जीबीएस मेनली किसको टारगेट करता है? पेरिफेरल मोटर एंड सेंसरी नर्व्स को, जिसको हम क्या बोलते हैं? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और दो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में ऑल्सो भी इन्वॉल्व, ऑटोनोमिक नर्व्स भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, लेकिन सिर्फ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम अफेक्ट नहीं होगा, इसलिए सी नहीं है, ए नहीं है, एंटेरिक नर्वस सिस्टम भी नहीं है। इसका राइट आंसर क्या है? बी। अब कोजेज और रिस्क फैक्टर इसका देखते हैं। तो कोजेज क्या है? गुएन बार सिंड्रोम हमेशा पर्सन को पहले कोई इलनेस जैसे कि कोई इन्फेक्शन होता है, उसके बाद इन्फेक्शन कौन सा? रेस्पिरेटरी या फिर गैस्ट्रिक इन्फेक्शन। इसके थोड़े टाइम बाद, कुछ 2-3 हफ्ते बाद ये कंडीशन अराइज होती है। तो ऑफन अकर्स आफ्टर इन्फेक्शन, कॉमनली ये इन्फेक्शन के बाद होता है, 1 से 3 हफ्ते बाद गुएन बार सिंड्रोम के सिम्टम्स नजर आते हैं। कॉमन ट्रिगर इसके क्या है? सबसे कॉमन है कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी। कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी क्या है? ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस कोज करता है। ये जो बैक्टीरिया है कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी, ये किस में पाया जाता है? ये अंडरकुक्ड मीट में पाया जाता है। तो जो अंडरकुक्ड पोल्ट्री है जो कि अच्छे से कुक नहीं हो रखी, अंडरकुक्ड है, उसमें ये बैक्टीरिया थ्राइव करता है, और अगर वो ह्यूमन कंज्यूम करते हैं तो क्या होता है कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकता है। सो सबसे कॉमन कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी, 20 से 40% केसेस जो जीबीएस के हैं वो इसी इन्फेक्शन के बाद होते हैं, कि उनको पहले कोई स्टमक इन्फेक्शन हुआ था, डायरिया हुआ था, उसके बाद ये सिम्टम्स आए। तो उसमें क्या देखते हैं हम कि कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी की वजह से ये होता है। उसके बाद वायरसेस आते हैं जैसे कि साइटोमेगैलो वायरस, एप्स्टेन बार वायरस, एचआईवी इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा या फिर जिसको फ्लू बोलते हैं, जीका वायरस, या फिर इवन कोविड-19 वायरसेस। ये सभी वायरसेस जो कि मोस्टली क्या है? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कोज करते हैं। तो ये वायरसेस भी जीबीएस कोज करते हैं। रेयरली क्या होता है? वैक्सीनेशन के बाद, मोस्टली जो फ्लू वैक्सीन है उसके बाद केसेस देखने को मिले हैं कि उनको जीबीएस हुआ, बट ये बहुत रेयर है। अगर किसी को फ्लू वैक्सीन का शॉट लगा है तो उसके बाद भी जीबीएस का रिस्क हो जाता है, लेकिन ये बहुत रेयर है। उसके बाद सर्जरी या फिर ट्रॉमा, तो ये सभी कोजेज हैं। मेन कोज इसका क्या है? जीआई इन्फेक्शन या फिर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बाद जीबीएस हो सकता है। अब ऐसा क्यों होता है ये अभी हम देखते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी क्या है? ट्रिगर्स, रीसेंट जीआई या फिर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, कोई भी रिसेंटली उसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुआ था या फिर कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ था, जैसे कि अभी हमने पढ़ लिए कि कौन से हैं? बैक्टीरिया है, कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी, और बाकी वायरसेस हैं। अब इन वायरसेस में क्या होता है? ये जो पैथोजेंस है जीआई और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो कोज करते हैं, इनमें क्या होता है? इनके सरफेस पे पैथोजेंस है, सरफेस प्रोटीन्स, इनके सरफेस पर प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? एंटीजेंस बोलते हैं। अब इन्हीं एंटीजेंस के अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या बनाती है? एंटीबॉडीज बनाती है इनसे फाइट करने के लिए। तो इम्यून रिस्पॉन्स क्या आता है? बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज अगेंस्ट दीज एंटीजेंस। हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है इन्हीं एंटीजेंस के खिलाफ। अब मॉलिक्यूलर मिमिक्री वेरी इंपॉर्टेंट। इस कंडीशन में क्या होता है? मॉलिक्यूलर मिमिक्री होता है। मिमिक्री मतलब कॉपी। तो क्या होता है? सर्टेन पैथोजन एंटीजेंस रिजेंबल्स ग्लाइकोलिपिड्स एंड गैंग्लियोसाइट्स ऑन पेरिफेरल नर्व माइलिन। ये जो पेरिफेरल नर्व्स की जो माइलिन शीथ है,
इनके ऊपर भी कुछ प्रोटीन्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, इन सब्सटेंसेस को ग्लाइकोलिपिड्स और गैंग्लियोसाइड्स बोलते हैं। और जो पैथोजेंस हैं, ये जो वायरसेस हैं, बैक्टीरिया है, इनके ऊपर भी क्या होता है, एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं। और ये जो एंटीजेंस है ये भी क्या है, एक तरह से प्रोटीन्स है। अब ये जो प्रोटीन्स है ये जो माइलिन शीट के ऊपर जो प्रोटीन्स है उनसे मिलते हैं, माइलिन शीट के ऊपर जो ग्लाइकोलिपिड्स और गैंग्लियोसाइड्स है उनसे मिलते जुलते हैं, सिमिलर दिखते हैं। तो जो हमारी एंटीबॉडीज है वो क्या हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है। वो इनको तो अटैक करती ही करती हैं, ये फॉरेन जो बॉडीज हैं, फॉरेन जो पैथोजेंस हैं, इनको तो अटैक करती ही है, साथ में ही हमारे पेरिफेरल नर्व्स की माइलिन को भी अटैक करने लग जाती है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाती है। दोनों जो प्रोटीन्स हैं वो एक जैसे दिखते हैं हमारे एंटीबॉडीज के लिए। एंटीबॉडीज कैन नॉट डिस्टिंग्विश, वो फर्क पता नहीं कर पाती, इसलिए वो क्रॉस रिएक्ट कर जाती है माइलिन शीट के साथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मिमिक्री। मतलब ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं ये एक जैसे दिख रहे हैं, जिसके कारण हमारी एंटीबॉडीज कंफ्यूज हो जाती है और हमारी ही माइलिन शीट को अटैक करने लग जाती है। इसी को बोलते हैं ऑटो इम्यून। तो ऑटो इम्यून अटैक इससे हो जाता है जिससे इन्फ्लामेशन और डीमाइलिनेशन हो जाती है पेरिफेरल नर्व्स की। अब पेरिफेरल नर्व से क्यों इफेक्ट होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसमें क्यों नहीं इफेक्ट होता, तो क्योंकि ये जो एंटीबॉडीज हैं ये हमारे ब्लड में होती हैं। तो ये जो एंटीबॉडीज हैं ये पेरिफेरल नर्व्स तक तो इजीली पहुंच जाती है, जो हमारी पेरिफेरी में जो नर्व्स हैं, लेकिन ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं घुस पाती बिकॉज ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्लड ब्रेन बैरियर है, जिसकी वजह से ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं घुस पाती, मतलब हमारे ब्रेन में नहीं घुस पाती, इसलिए ये पेरिफेरल नर्व्स में घुस जाती हैं इजीली, वहाँ की माइलिन शीट को अफेक्ट करती हैं इजीली, क्योंकि पेरिफेरल नर्व्स एक्सपोज्ड हैं। उससे क्या होता है, जब माइलिन शीट अफेक्ट होगी तो नर्व कंडक्शन में प्रॉब्लम आएगी। नर्व कंडक्शन मतलब नर्व इंपल्स का ट्रांसमिट होने में प्रॉब्लम आएगी, या तो स्लो हो जाएगी या ब्लॉक हो जाएगी। तो उससे क्या आएगी, मोटर नर्व्स में अफेक्ट होंगी। अब मोटर नर्व्स अफेक्ट होंगी तो मैंने आपको बताया असेंडिंग, मतलब पहले फीट, लेग्स, आर्म्स एंड देन फेस, इस तरह से वीकनेस स्टार्ट होगी मसल में, और ये सिमेट्रिकल वीकनेस या फिर पैरालिसिस होगी, दोनों में होगी। अगर एक लेग अफेक्ट हुई है दूसरी नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा, दोनों लेग्स अफेक्ट होंगी, दोनों आर्म्स अफेक्ट होंगी। सेंसरी नर्व्स अगर अफेक्ट हुई तो टिंगलिंग, नंबनेस, इस तरह की सेंसेशन आएगी, बर्निंग सेंसेशन, पेन होगा। ऑटोनोमिक नर्व्स अगर अफेक्ट होती है तो ऑटोनोमिक जो भी फंक्शंस है जैसे कि ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, स्वेटिंग चेंजेस, इन सब में फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती हैं। अब एक और क्वेश्चन है, इन गुएन-बार सिंड्रोम वीकनेस टिपिकली बिगेन्स इन द, वीकनेस शुरू कहाँ से होती है गुएन-बार सिंड्रोम में, तो हैंड्स एंड फेस से, लेग्स एंड असेंड्स अपवर्ड्स, चेस्ट एंड स्प्रेड्स डाउनवर्ड, टंग एंड थ्रोट। तो मैंने आपको बताया कि लेग्स से स्टार्ट होगी और ऊपर की तरफ असेंड होगी, तो लेग्स एंड असेंड अपवर्ड्स। तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, क्योंकि लेग्स की जो नर्व्स है वो लॉन्ग है और इसलिए वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं इम्यून डैमेज से, क्योंकि लंबी है तो ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा एंटीबॉडीज को अटैक करने के लिए, इसलिए वीकनेस लोअर लिम्स में यूजुअली स्टार्ट होती है। अब उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स, कैसा दिखता है वो पर्सन, क्या सिम्टम्स आते हैं उस पर्सन में जिसको गुएन-बार सिंड्रोम होता है। तो फर्स्ट की पॉइंट इसका याद रखना है हमेशा, सिमेट्रिकल एंड असेंडिंग वीकनेस। ये दूसरी कंडीशन से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसमें सिमेट्रिकल मतलब दोनों लेग्स वीक होंगी या दोनों आर्म्स वीक होंगी, सिमेट्रिकल होगा प्लस असेंडिंग होगा, नीचे से सिम्टम्स ऊपर की तरफ शुरू होंगे, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। तो मोटर सिम्टम्स आएंगे, मोटर सिम्टम्स कब आएंगे, जब मोटर नर्व्स अफेक्ट होंगी। मोटर नर्व्स अफेक्ट होंगी तो मसल में वीकनेस आएगी, मसल में पैरालिसिस होगा। वीकनेस कहाँ से स्टार्ट होती है, लेग्स से स्टार्ट होती है, आर्म्स में जाती है, फिर फेस में, फिर रेस्पिरेटरी मसल में। और अगर रेस्पिरेटरी मसल अफेक्ट हो जाते हैं तो ये डेडली है, क्योंकि रेस्पिरेटरी मसल अफेक्ट होंगे तो ब्रीदिंग नहीं होगी एंड ब्रीदिंग स्टॉप हो सकती है। उसके बाद लॉस ऑफ रिफ्लेक्स, ए रिफ्लेक्सिया, इसमें जो रिफ्लेक्सेस हैं क्योंकि मसल्स जो हैं वो वीक हो गई हैं तो रिफ्लेक्स प्रॉपर नहीं आएंगे तो लॉस ऑफ रिफ्लेक्स होगा। डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस इसमें अफेक्ट होते हैं। उसके बाद मे प्रोग्रेस टू कंप्लीट पैरालिसिस, कंप्लीट पैरालिसिस में भी ये प्रोग्रेस हो सकता है कि कंप्लीट जो है पैरालिसिस हो गए। उसके बाद सेंसरी सिम्टम्स तब आएंगे जब सेंसरी नर्व्स अफेक्ट होंगी। जब सेंसरी नर्व्स अफेक्ट होती है तो क्या सिम्टम्स आते हैं, पैरेस्थीसिया इसको बोलते हैं। पैरेस्थीसिया का मतलब है बर्निंग या फिर टिंगलिंग जैसी सेंसेशन, जैसे जलन हो रही है हाथों में, पैरों में, ऐसी सेंसेशन आएगी। पिन्स एंड नीडल्स,
आपने कभी देखा भी होगा जब हमारा हाथ या फिर पैर सुन्न हो जाता है कई बार, तो उसमें ऐसे लगता है कि सुइयां चुभ रही हैं, इस तरह की सेंसेशन आती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पिंस एंड नीडल्स या फिर नंबनेस, सुन्न हो जाना। तो ये कंडीशंस आएंगी। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम अगर इन्वॉल्व होता है, जो ऑटोनोमिक नर्व्स हैं अगर वो इन्वॉल्व होती हैं, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशंस आएंगी, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा या लो भी हो सकता है, टैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है या हार्ट रेट लो भी हो सकता है, एरिथमियाज हो सकते हैं, यूरिनरी ब्लैडर अगर अफेक्ट हुआ है तो यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगा, या फिर अगर जीआई सिस्टम अफेक्ट हुआ है क्योंकि वहाँ की अगर मसल्स वीक होंगी तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, पेरिस्टाल्सिस नहीं हो पाएगा, कॉन्स्टिपेशन होगी। रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट, अगर रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट होती है तो ये बहुत प्रॉब्लम कोज करेगी। तो इससे क्या होता है, ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर डायफ्राम पैरालिसिस हो गया या फिर इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो पैरालिसिस हो गई, क्योंकि फ्रेनिक नर्व्स क्या है उनको कंट्रोल कर रही है, तो उससे क्या होगा, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा। रेस्पिरेटरी फेलियर होगा तो पेशेंट को क्या चाहिए होगा, देन वेंटिलेटर चाहिए होगा, आईसीयू में पेशेंट को रखना पड़ेगा, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग उसकी करनी पड़ेगी एंड देन प्रॉपर ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। इसकी जो रिकवरी है वो हो तो जाती है, मोस्टली केसेस में इसकी रिकवरी हो जाती है, बट 1 साल से 2 साल तक भी लग सकते हैं इसकी रिकवरी में। अब क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्वमेंट, अगर क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं जो कि ब्रेन से जो निकल रही हैं क्रेनियल नर्व्स, तो अगर इनकी वीकनेस हो जाती है, अगर ये इफेक्ट होते हैं, इनकी डीमाइलिनेशन होती है तो फेशियल पैरालिसिस हो सकती है। जो क्रेनियल नर्व, अगर फेशियल नर्व इन्वॉल्व होती है, तो फेशियल नर्व कौन सी, हमारी 7th क्रेनियल नर्व है, अगर वो इन्वॉल्व होती है तो फेशियल पैरालिसिस होती है, जिसको बेल्स पाल्सी जैसे सिम्टम्स आते हैं। तो जो हमारे फेशियल फीचर्स हैं उनमें अफेक्शन देखने को मिलेगा, बेल्स पाल्सी जैसे सिम्टम्स आएंगे। डिफिकल्टी स्वॉलोइंग, अगर फेशियल नर्व 9 या फिर 12th डिस्टर्ब होती है तो स्वॉलोइंग में, स्पीकिंग में डिस्टर्बेंस आती है। उसके बाद आई मूवमेंट वीकनेस, तो अगर फेशियल नर्व इन्वॉल्व होती है तो आई मूवमेंट में भी प्रॉब्लम आती है। और अगर हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो ऑटोनोमिक इन्वॉल्वमेंट हो रहा है उसकी बात करें, तो जो वेगस नर्व है, क्रेनियल नर्व 10, अगर वो इन्वॉल्व होती है, उसकी डिमाइलिनेशन होती है, तो ये सिम्टम्स आते हैं। इसके अलावा कौन कौन से सिम्टम्स आ सकते हैं, इम्बैलेंस एंड क्लमजीनेस, क्योंकि मोटर सिम्टम्स इन्वॉल्व हुए हैं, मसल्स वीक हुए हैं, तो पर्सन क्या है, स्टेडी नहीं रह पाता, इम्बैलेंस क्रिएट होता है, और क्लमजीनेस, इजीली फॉल भी हो सकता है, पेशेंट जो है बेड रिडन भी हो सकता है, उसको वॉकिंग में हेल्प भी चाहिए हो सकती है। इवन अगर कंप्लीट पैरालिसिस होता है तो पर्सन बेड रिडन हो ही जाता है। उसके अलावा डिफिकल्टी स्पीकिंग एंड स्वॉलोइंग, ऑफ कोर्स अगर क्रेनियल नर्व्स, फेशियल नर्व इन्वॉल्व होती है तो डिफिकल्टी इन स्पीकिंग हो सकती है, स्वॉलोइंग में डिफिकल्टी हो सकती है क्रेनियल नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट के कारण। इसके अलावा पेन इन योर लिम्स एंड स्पाइन, पेन किस लिए होता है, सेंसरी सिम्टम्स, तो अगर सेंसरी इन्वॉल्वमेंट होती है सेंसरी नर्व्स की तो पेन भी होती है लिम्स में और स्पाइन में। अब आता है फेजेस ऑफ जीबीएस, तो इसके 3 फेजेस रहते हैं। फर्स्ट आता है इनिशियल फेज जो कि 1 to 4 वीक्स का होता है। इसी फेज में क्या होता है, रैपिड वीकनेस प्रोग्रेशन, जो सिम्टम्स आते हैं लाइक असेंडिंग एंड सिमेट्रिकल मसल वीकनेस, सेंसरी सिम्टम्स, ऑटोनोमिक सिम्टम्स, इसमें इनिशियल फेज में ही वो एक्यूट है क्योंकि ये रैपिडली वर्स होती है, तो इसी में ये वर्स होती जाती है, तो लेग से आर्म में वीकनेस और टिंगलिंग स्टार्ट हो जाती है। प्लेट्यू फेज ये डेज से वीक्स का होता है। इसमें क्या है, सिम्टम्स या तो स्टेबलाइज हो जाते हैं या फिर क्या होते हैं, प्रोग्रेस नहीं करते, तो वीकनेस जो है वो स्टेबलाइज हो जाती है इस फेज में। इसी फेज में सिम्टम्स स्टेबलाइज हो जाते हैं और प्रोग्रेशन और ज्यादा नहीं होती। देन उसके बाद आता है रिकवरी फेज, तो रिकवरी फेज में पेशेंट जो है रिकवर होने लग जाता है। ये मंथ से 2 ईयर्स तक का हो सकता है, कुछ पर्सन्स में कुछ वीक्स में ही रिकवर हो जाते हैं, कुछ पर्सन में डिपेंड करता है कि उसमें कितनी वीकनेस या फिर पैरालिसिस हुई थी, तो उस पर डिपेंड करता है कि पर्सन कितनी जल्दी रिकवर करेगा, कितनी जल्दी जो मसल की जो स्ट्रेंथ है वो रीगेन करेगा। तो इसमें डीमाइलिनेशन पहले दोनों में हो रही थी, इसमें क्या है, रीमाइलिनेशन, मतलब माइलिन शेल दोबारा से रिकवर होने लग जाती है, फंक्शन रिटर्न करते हैं। जब सिम्टम जो है वो डाउनवर्ड से लेके अपवर्ड असेंड हुए थे, लेकिन जब सिम्टम सही होते हैं, जब प्रॉब्लम ये सही होती है, जब रिकवर करता है पर्सन, तो टॉप से डाउन में जाता है। तो पहले टॉप में जो वीकनेस और पैरालिसिस थी वो ठीक होगी एंड देन लेग्स की ठीक होगी, तो ये टॉप टू डाउन रिकवर करता है। मोस्टली पेशेंट क्या करते हैं, इस फेज में क्या हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं। उसके बाद डायग्नोस्टिक, इसको डायग्नोस कैसे करेंगे, डायग्नोस्टिक वैल्यूएशंस क्या आएंगी, क्लिनिकल एग्जाम। देखो इसको सबसे बेस्ट क्या है, पेशेंट से हिस्ट्री लेना। क्यों लेना, क्योंकि
ये डिफरेंट कैसे है, एक तो ये असेंडिंग है वीकनेस और पैरालिसिस, प्लस ये सिमेट्रिकल है, एक लेग में नहीं होगी दोनों में होगी, एक आर्म में नहीं होगी दोनों में होगी। तो इसलिए हम पेशेंट से ये भी पूछेंगे कि उसको हम देखेंगे कि किस तरह की वीकनेस है, असेंडिंग है, सिमेट्रिकल है। सेकंड थिंग ये किसी इलनेस के बाद होती है तो हम पेशेंट से पूछेंगे कोई वैक्सीनेशन ली थी या फिर उसको अभी रिसेंटली कोई जीआई या फिर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ था, तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद लंबर पंचर, और इसमें हम ये भी देखेंगे कि जो रिफ्लेक्सेस हैं वो लॉस हो गए हैं क्या, तो ए रिफ्लेक्सिया भी इसका साइन है। उसके बाद इसका जो गोल्ड स्टैंडर्ड जो टेस्ट है वो क्या है, लंबर पंचर। तो लंबर पंचर में हम क्या करते हैं, सीएसएफ का सैंपल लेते हैं लंबर रीजन से। तो इस तरह से हम सीएसएफ का सैंपल लेते हैं लंबर वर्टिब्रास के बीच में, या तो L3 L4 के बीच में या फिर L4 या फिर L5 के बीच में हम नीडल डालते हैं, और स्पाइन से हम क्या ले लेते हैं, सीएसएफ का सैंपल ले लेते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सैंपल। अब इस सीएसएफ में हमें क्या पता लगता है, एल्ब्यूमिन साइटोलॉजिक डिसोसिएशन पता लगती है। एल्ब्यूमिन साइटोलॉजिक का क्या मतलब है, एल्ब्यूमिन क्या है, प्रोटीन। तो प्रोटीन का जो लेवल है वो सीएसएफ में इंक्रीज मिलेगा हमको। इंक्रीज इसलिए मिलेगा क्योंकि डीमाइलिनेशन हो रही है। तो डीमाइलिनेशन जब होती है, जब माइलिन शीट डैमेज होती है तो वो प्रोटीन लीक करती है, तो इसलिए सीएसएफ में प्रोटीन का अमाउंट हमको ज्यादा मिलेगा। लेकिन डब्ल्यूबीसी का अमाउंट नॉर्मल मिलेगा, डब्ल्यूबीसी का अमाउंट सीएसएफ में नॉर्मल मिलेगा। हम ब्लड की यहाँ बात नहीं करें, सीएसएफ की बात करें, तो नॉर्मल या फिर बहुत माइल्ड इंक्रीज होगा डब्ल्यूबीसी का। वो इसलिए होगा क्योंकि जो इन्फेक्शन है वो तो कहाँ हुआ था, ब्लड में हुआ था, तो सीएसएफ में कोई इन्फेक्शन नहीं है, सीएसएफ क्लियर है, इसलिए जो सीएसएफ में जो डब्ल्यूबीसी का अमाउंट है वो नॉर्मल मिलेगा हमको। नर्व कंडक्शन सेकंड टेस्ट आता है। नर्व कंडक्शन स्टडीज में हम क्या देखते हैं कि जो नर्व्स हैं वो कितनी जल्दी एक्ट कर रही हैं, फास्ट हैं या स्लो हैं, उसमें जो नर्व्स का जो नर्व इंपल्सेस का जो फ्लो है उन नर्व्स में स्लो है या ब्लॉक्ड है। तो स्लो कंडक्शन हमें पता लग जाएगी जीबीएस में अगर होगी। देन है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पीएफटी, वो हम इसलिए करेंगे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट की रेस्पिरेटरी मसल्स तो इन्वॉल्व नहीं हुई उसको चेक करने के लिए, क्योंकि रेस्पिरेटरी मसल अगर इन्वॉल्व होती है तो वो लाइफ थ्रेटनिंग होती है। उसके बाद आता है ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, फर्स्ट आता है आईसीयू एडमिशन। हमको पेशेंट अगर सीवियर सिम्टम्स के साथ आता है तो हमको उसको आईसीयू एडमिशन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये जल्दी से फास्ट इसके सिम्टम्स प्रोग्रेस होते हैं, तो एकदम से ये कंडीशन वर्स होती जाती है, तो इसलिए ये ब्रीदिंग मसल्स को भी अफेक्ट कर सकती है। अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं देते, पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो ब्रीदिंग मसल अफेक्ट होते हैं, जिससे पेशेंट को क्या चाहिए, वी नीड वेंटिलेटर। तो पेशेंट को क्या चाहिए होगा, वेंटिलेटर चाहिए होगा, ताकि उसको रेस्पिरेटरी जो मसल्स हैं उनको सपोर्ट मिले जब तक कि पेशेंट जो है रिकवर नहीं करता। इसलिए पेशेंट को क्लोज मॉनिटरिंग इसमें चाहिए होती है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसमें क्या आते हैं, इम्यून थेरेपी। इम्यून थेरेपी फर्स्ट आता है आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन। तो मतलब आईवी हम इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है, रेडीमेड हेल्दी एंटीबॉडीज है जो कि आईवी रूट के थ्रू हम पेशेंट को देंगे। हेल्दी एंटीबॉडीज का क्या मतलब है कि जो पर्सन की जो एंटीबॉडीज है जिसको जीबीएस हुआ है वो हेल्दी नहीं है, क्योंकि वो एंटीबॉडीज क्या कर रही है, अटैक कर रही है माइलिन शीथ को भी। ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज हैं, वो हार्मफुल है पेशेंट के लिए, इसलिए हम पेशेंट को हेल्दी एंटीबॉडीज बाहर से देंगे, जिससे क्या होगा, पेशेंट की जो एंटीबॉडीज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगी, और जो हार्मफुल एंटीबॉडीज हैं ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज वो माइलिन शीथ को अटैक करना कम कर देंगी। तो ये हम देते हैं 5 डेज का ये कोर्स होता है टू न्यूट्रलाइज द हार्मफुल एंड ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज दैट आर अटैकिंग द माइलिन। दूसरा आता है प्लाज्मा फेरेसिस, इम्यून थेरेपी में ही, जिसको प्लाज्मा एक्सचेंज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो पर्सन का जो प्लाज्मा है, जीबीएस वाले पर्सन का जो प्लाज्मा है उसमें क्या है, ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज है, तो उस प्लाज्मा को बाहर निकाला जाता है, उसको एक्सचेंज कर दिया जाता है प्लाज्मा को फ्रेश प्लाज्मा के साथ, और फ्रेश प्लाज्मा पर्सन के अंदर वापस डाल दिया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा एक्सचेंज। तो प्लाज्मा विच हैज ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज उसको रिमूव कर दिया जाता है और हेल्दी प्लाज्मा वापस डाल दिया जाता है पेशेंट के अंदर। इसके भी 4 to 6 सेशंस पेशेंट को लेने होते हैं। सपोर्टिव केयर क्या आती है, पेन रिलीफ। पेशेंट को पेन हो सकता है, सेंसरी नर्व्स अगर इन्वॉल्व होती हैं, तो इसमें न्यूरोपैथिक पेन के लिए हम क्या देते हैं, गाबापेंटीन या फिर कार्बामाजिपिन। उसके बाद ऑटोनोमिक केयर हम क्या देते हैं, हार्ट रेट क्योंकि इफेक्ट हो रहा है तो कंटिन्यूसली हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना है।
क्यों करना है? क्योंकि हार्ट रेट फ्लक्चुएट हो रहा है, रिदमिया हो सकता है, ब्लड प्रेशर बहुत लो या हाई भी जा सकता है, तो वो मॉनिटर करना है। उसके अलावा फिजियोथेरेपी, क्योंकि पेशेंट के जो मसल्स हैं वो वीक हो गए हैं, तो उनको स्ट्रेंथ गेन करने के लिए क्या चाहिए? फिजियोथेरेपी चाहिए, जिसमें कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज आती हैं, तो वो पेशेंट को करवानी होती है मसल स्ट्रेंथ को रीगेन करने के लिए। देन आता है न्यूट्रिशन, ब्लैडर एंड बाउल केयर। अब न्यूट्रिशन इसलिए देना है क्योंकि स्वेलोइंग डिफिकल्टी आ रही है, फेशियल पाल्सी भी हो रही है, फेशियल पैरालिसिस भी हो रही है फेशियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट के कारण, तो पेशेंट स्वॉलो नहीं कर पाता अच्छे से, तो क्या देना है? न्यूट्रिशन, पेरेंटल न्यूट्रिशन देना है। पेरेंटल न्यूट्रिशन जैसे कि एनजी ट्यूब के थ्रू फीडिंग देनी है पेशेंट को। ब्लैडर एंड बाउल केयर, अगर यूरिनरी रिटेंशन हो गया है तो कैथेटर के थ्रू यूरिन रिमूव करेंगे। बाउल केयर कैसे देना है? अगर कॉन्स्टिपेशन हो गया है तो फाइबर रिच फूड देंगे, तो एनिमल्स देंगे, ये इस तरह से हम केयर करेंगे। रिकवरी में टेक वीक्स टू मंथ्स, ऑफकोर्स 2 साल तक भी लग सकते हैं, 6 मंथ से ईयर्स तक लगते हैं पेशेंट को रिकवर होने में। मोस्टली पेशेंट 1 साल में रिकवर हो जाते हैं, कुछ पेशेंट्स 2 साल में भी रिकवर होते हैं, और कुछ पेशेंट में फुल रिकवरी तो हो जाती है लेकिन थोड़ी बहुत ही वीकनेस रह जाती है, तो रेजिडुअल वीकनेस कुछ पेशेंट्स में रह जाती है। इसके अलावा हमें पेशेंट को क्या इंश्योर करना है, क्योंकि उसकी मसल्स वीक हो गई हैं, पैरालिसिस भी हो सकता है, तो पेशेंट बेड रिडन हो सकता है। अब बेड रिडन पेशेंट को हम क्या करते हैं? पेशेंट के बेड सोर्स होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, तो हम पेशेंट की पोजीशन चेंज करते रहते हैं इसमें। इसके अलावा रेस्पिरेटरी स्टेटस को चेक करते रहना है, अगर क्योंकि रेस्पिरेटरी मसल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं तो ब्रीदिंग क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी, इसलिए हम रेस्पिरेटरी रेट, डेप्थ इसको चेक करते रहेंगे। पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन देंगे जिससे उसकी ब्रीदिंग जो है और ईजी होगी। पेशेंट की कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग हमको ज़रूर करनी है इसमें। सो आई होप आपको गुएन बार सिंड्रोम क्लियर हुआ। इफ़ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।